Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of Civics for class 9th Constitutional Design. और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हमने कल रीड किया था अ पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि हमारे देश में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ लोगों का विचार जो है लोग उस टाइम के लीडर्स के मन में आया और किस तरह से धीरे धीरे एक ड्राफ्ट तैयार होने लगा कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या क्या चीज़ें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रही थी उस टाइम पे, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के एग्जांपल्स जो हैं हमने एज अ इंस्पिरेशन लिए उस टाइम कि ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दी बेस्ट बन सके। और कुछ एक बेसिक हमने रूल्स रखे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के और वो आगे जाके बहुत कामयाब भी रहे। तो और काफ़ी सारी चीज़ें इमिटेट एज इट इज़ नहीं की गई। पहले देखा गया कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें सूटेबल हैं, उन्हीं चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिन लोगों का चुनाव किया गया, जो असेंबली बनाई गई वो किस तरह से बनाई गई। Who then were the makers of Indian Constitution? तो अब बात आती है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making constitution. यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ है कुछ एक लोगों के बारे में, आप पढ़ सकते हैं उसको कि ये लोग जो थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य थे। सारे तो नहीं हैं बट उनमें से कुछ एक हैं, आप उनके बारे में रीड कर सकते हो। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives. तो एक elected representatives की assembly थी जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमेशा ध्यान रखना कि जिस असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं और इसको इलेक्ट किया गया था इलेक्शन के ज़रिए। और बट उस इलेक्शन में पूरे देश के नागरिक तो पार्ट नहीं ले पाए थे, कुछ एक जो लोग हैं उन्होंने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस असेंबली को इलेक्ट किया था। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. 1946 को elections हुए थे Constituent Assembly के। Its first meeting was held in December 1946, soon after the country was divided into India and Pakistan. और उसके बाद जो है हमारी Constituent Assembly के election हुए 1946 में। उसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड होना पड़ा, मैं कहूँगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और एक थी पाकिस्तान के लिए, यानी दो देश बन रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी उनके लिए अलग अलग बनी। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके टोटल मेंबर्स कितने थे? 299. The Assembly adopted the Constitution on 26th November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. तो जो असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूएंट को अडॉप्ट तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया, बट इसको इफ़ेक्ट में लाया गया यानी इसको लागू किया गया पूरे देश के ऊपर कब? 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इफ़ेक्ट में लाया गया था और इसीलिए हम उसको एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हम हर साल उस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए कि उस दिन उसका संविधान बना था, उस दिन वो सारी चीज़ें बनी थी जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो आज भी हमारे देश में फॉलो किया जाता है। वो बेसिक रूल्स, वो बेसिक राइट्स हर नागरिक को दिए गए थे उस दिन, जो हम आज भी फॉलो करते हैं। Why should we accept the constitution made by an assembly more than 6 decades ago? अब बात ये आती है कि
60-70 साल पहले जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम आज भी उसको क्यों फॉलो करते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको आज भी फॉलो किए जा रहे हैं। क्या किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि इसको चेंज करना चाहिए? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव। हमने ऊपर ऑलरेडी आपको एक रीज़न बताया था। क्या था वो रीज़न? द कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ उन मेंबर्स की व्यूज़ नहीं है, उन मेंबर्स की विचारधारा को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। तो वो जो है एक ब्रॉड उसकी विचारधारा है और वो ब्रॉड लेवल पर सोचता है, यानी सिर्फ एक व्यक्ति या एक ग्रुप या एक स्टेट के बारे में उसमें ज़िक्र नहीं है, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होल कंट्री के बारे में है, पूरे देश के बारे में है। तो अब लेकिन हमारे संसार के कुछ देशों में क्या होता है? मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ कंट्रीज़ को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो री राइट करना पड़ा, दोबारा से लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको अफ्रेश करना था, यानी उसको फ्रेश करना पड़ा, उसको दोबारा से रीन्यू करना पड़ा उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक रूल्स जो है उन्होंने फॉलो नहीं किए थे, जो कि आज की डिमांड है। कुछ ऐसे रूल्स जो नागरिकों को चाहिए ही चाहिए अगर वो किसी देश में रह रहे हैं। तो ऐसे जो बेसिक रूल्स हैं कुछ कंट्रीज़ ने फॉलो नहीं किए थे, तो इसीलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है री राइट करना पड़ा। Basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. तो कुछ कंट्रीज़ में ये भी देखने को मिला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर। वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, यानी नो वन एक्चुअली फॉलोज द एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। तो ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख तो दिया है हमने, लेकिन उसको मनवाना भी एक बहुत बड़ा काम है कि सभी लोग उन सभी बातों पर अग्री करें, उसको रिस्पेक्ट करें। ये बहुत बड़ी बात है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हुआ भी है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहा है। Over the last half of a century, several groups have questioned some provision of the constitution. अब इतना बड़ा देश है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सभी की जो एस्पिरेशन है वो उसमें पूरी हो रही हैं, या सभी की इच्छाएं जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कर सकता है। ये हुआ है कि कुछ ग्रुप जो है उनको कुछ एक प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने उसको अपोज़ किया, या उन्होंने कहा कि ये जो है कानून बदलने चाहिए, या इसको रीन्यू करना चाहिए, या इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए। ऐसा हुआ है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ही खारिज कर दे, कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करने की डिमांड जो है अभी तक किसी ग्रुप ने नहीं की है। ये बहुत ही, मैं कहूँ, एक प्राउड की बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सेप्टेबल है बाय ऑल द पीपल ऑफ कंट्री। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चनड द legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की unusual achievement है। The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented by the people of India. और जो second चीज़ थी, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ही एक्सेप्टेबल ना हो तो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी किसे? पीपल ऑफ इंडिया को, यानी हमारे देश में जितने लोग थे उन सभी को रिप्रेजेंट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो केवल एक एरिया से नहीं थी, केवल एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बल्कि देश भर से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि इंडिया की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस असेंबली में। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली could have
could not have been chosen directly by all the people of India. बट उस टाइम क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी हमारे देश में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा जा रहा था, वो था नहीं पहले से, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं थी, यानी सभी लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको डायरेक्टली तो नहीं चूज़ किया गया, बट इनडायरेक्टली उसको इलेक्शन के ज़रिए चूज़ किया गया, जिसमें कुछ एक लोगों ने पार्ट लिया था उस इलेक्शन में. इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो भी लेजिस्लेचर के मेंबर थे उस टाइम पे, दैट वी मैंशनड अबव. दिस इंश्योर द फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो ये जो है ये जो मेंबर्स हैं ये सभी रीजन से चुने गए थे. हमारी कंट्री के अलग अलग जो रीजन्स थे, अलग अलग पार्ट्स थे, अलग अलग स्टेट्स थे, वहाँ से ये मेंबर्स चुने गए थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन बनाया, या कह सकते हैं हम, जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया. The assembly was dominated by Indian National Congress, the party that led the India's freedom struggle. अब इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, डेफिनेटली, बिकॉज इट हैज़ लेड द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था. तो इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्वाइट ऑब्वियस कि उसका जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा था इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. लेकिन कांग्रेस ने उस समय इस बात का ध्यान रखा कि उसने वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियंस को शामिल किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms, too, the assembly represented members from different language group, caste, classes, religion. तो जो assembly थी उसके जो members थे वो अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे. उनकी भाषाएं अलग थी, उनका जो कास्ट है वो अलग थी, क्लासेस अलग थी, रिलीजन अलग थे, उनके ऑक्यूपेशंस भी अलग अलग थे, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना योगदान दे रहे थे. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. तो हालांकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा नहीं चुना गया था, बट फिर भी हम कह सकते हैं ये इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत डिफरेंट थी. कोशिश की गई थी कि हमारे समाज के हर एक तबके का उसमें पार्टिसिपेशन हो, और देश का कोई भी रीजन छूटे ना, कि ताकि उसके जो भी उसके इंटरेस्ट हैं वो कहीं रह ना जाएं या कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल ना हो, ऐसा ना हो. फाइनली द मेंबर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स sanity to constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही ओपन तरीके से अपना काम किया, और फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल रखे गए कि इस तरह से इस दायरे में रहकर हमें कानून बनाने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है. तो आगे की रीडिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, दैट इज़ वाई. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और होपफुली आपको यहाँ तक जो है अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू वेरी मच.